Audio Jungle. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बसीरत ऑनलाइन की खुसूसी पेशकश शुरू में आज हमारे साथ हैं मुल्क की जाने पहचाने और मारूफ सियासी शख्सियत जनाब अबू आसिम आज़मी साहब। ज़ाहिर सी बात है कि जब जनाब अबू आसिम आज़मी साहब का नाम ज़बान पर आता है तो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं रहते हैं। सियासी खिदमात हो या समाजी खिदमात, हर मैदान में वो अपनी मिसाल आप रखते हैं। आज हमने वक्त लेकर जनाब अबू आसिम आज़मी साहब से मुलाकात की और मुल्क में चंद अहम मसाइल पर उनसे खुसूसी गुफ्तगू की। पेश है आपके सामने जनाब अबू आसिम आज़मी साहब से मुलाकात किया। जनाब, आज बसीरत टीवी में आपका इस्तकबाल करते हैं हम। बहुत शुक्रिया भाई। और मैं चाहता हूं कि इस वक्त जो मुल्क में हालात चल रहे हैं, बिलखुसूस जब से मोदी हुकूमत आई है तब से मुस्तकिल मुसलमानों को परेशान करने का मुख्तलिफ बहानों से, जैसे तलाक़ सलासा जैसे गैर ज़रूरी मसाइल को उछाला, 2-3 साल तक इसको उछालते रहे। हालांकि मुस्लिम ख़वातीन ने और मुस्लिम लीडरों ने, मुस्लिम रहनुमाओं ने मुस्तकिल इसकी मुखालफत की, लेकिन उसके बावजूद अपनी हठधर्मी पर जमे हुए इन्होंने 3 तलाक़ पर आर्डीनेंस पेश कर दिया। इस सिलसिले में आपका क्या ख्याल है? देखिए, मोदी साहब कम पढ़े लिखे हैं। सियासत में कोई पढ़े लिखे होना ज़रूरी नहीं है, ये बात तो सही है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर रहने वाला आदमी जो 135 करोड़ लोगों की रहनुमाई करे और उस आदमी की एजुकेशन कम हो और डिसीज़न अपनी मर्ज़ी से लेता हो, तो फिर यही हालात होंगे देश में। मैं मोदी जी को सलाह देता हूँ कि आप कम से कम मनमोहन सिंह जी से, यशवंत सिन्हा जी से, देश में ऐसे जो इकनॉमिस्ट हैं, ऐसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम अगर आपको दिन के उजाले में उनसे मिलने में शर्म आती है कि आप जाहिर हो जाएगा कि आप कम पढ़े लिखे हैं, तो रात के अंधेरे में मिल लीजिए उनसे, लेकिन बग़ैर सलाह मशवरे के कोई भी डिसीज़न मत लीजिए। जहाँ तक मसला है तलाक़ सलासा का, ये सरकार जब से आई है, ये सरकार लगातार सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करके इस मुल्क में हुकूमत करना चाहती है। मोदी जी जब गुजरात में थे तो इलेक्शन में हमेशा मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ मुशर्रफ, मुसलमान और पाकिस्तान ये कह के लोगों को बेवकूफ़ बना के इलेक्शन जीतते थे। वही आदत उनकी लगी हुई है। अब उनके पास इकनॉमी के बारे में वो बिल्कुल लाइल्म है। मुल्क पस्ती पे जा रहा है, डॉलर जो है रोज़ाना रुपए को मार रहा है, पेट्रोल डीजल का भाव इतना बढ़ गया है, आसमान पे पहुँच चुका है, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। तो इनके पास कोई चारा बचा नहीं और सिर्फ मुल्क में वो गरीब लोग जो सिर्फ और सिर्फ आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर अपनी जान देने को तैयार होते हैं, उन लोगों को बेवकूफ़ बना के सरकार चला रहे हैं। मैं मोदी जी से कह देना चाहता हूँ कि तलाक़ सलासा में आपने जो हाथ डाला, आपका हाथ जलेगा ज़रूर। इस्लाम इज़ ए परफेक्ट रिलीजन। जब से दुनिया बनी है, जब तक दुनिया रहेगी, इस्लाम जब से कायम हुआ है, रहती दुनिया तक के लिए वो कानून बन गया। क्या आप समझते हैं कि ये जो 3 तलाक़ पर आर्डिनेंस इन्होंने जल्दबाजी में लाया है अभी, जबकि अब वक्त भी कम है 2019 के इलेक्शन को, तो क्या ये अपनी हुकूमत की जो मुसलसल नाकामी है, मुस्तकिल नाकामी है, बिलखुसूस इक़्तिसादी सूरत हाल पर, इकोनॉमी को लेकर, उसको छुपाने के लिए ये इस तरीके का गेम खेल रहे हैं? नहीं, ये इस तरीके का गेम, क्योंकि इनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इनका कोई पॉलिसी नहीं है। जितनी बातें इन्होंने किया सब में फेल हो गए हैं। तो ये सब हिंदू और मुसलमान चला रहे हैं। अब आज कुछ ऐसी दलाल औरतें, मैं तो कहूँगा शायद मुसलमान कोई नहीं हो, बुर्का पहन के तो कोई भी खड़ा हो सकता है, शायद वो मुसलमान भी नहीं होंगी, या कुछ मुसलमान औरतें होंगी जो तलवे चाट के उनके बगल में खड़ी होंगी। उन बेवकूफ़ औरतों को ये नहीं मालूम कि तलाक़ सलासा, 3 तलाक़ कोई देगा तो उसको 3 साल की जेल हो जाएगी। तो अगर कोई आदमी अपनी बीवी को 3 तलाक़ दे और वो जेल चला जाएगा, तो उस बीवी को खाना पीना, उसका रहना, उसकी ज़रूरियात कौन पूरी करेगा? शौहर तो चला गया जेल। अब अगर उसके सास ससुर होंगे तो अपने घर में रखेंगे नहीं उसको, क्योंकि उसने तो उसके बेटे को जेल करा दिया है। और 3 साल के बाद जब वो शौहर वापस आएगा, तो जिस बीवी ने 3 साल की सज़ा दिलाई है, क्या उससे गले मिल के उससे प्यार करेगा? ज़रूर उसको एक और 3 तलाक अलग अलग दे देगा। तो उसको इस औरत को तो तबाही के अलावा और कोई रास्ता नज़र ही नहीं आता है। अगर मोदी जी ये कहते कि तलाक ही ख़त्म हो जाएगा, मैं एक ऐसा माहौल बना दूंगा देश के अंदर कि मुस्लिम औरतों को कोई तलाक ही नहीं देगा, तो मैं तालियां बजा कर स्वागत करता। मोदी जी ये कहते हैं कि 3 साल तक वो लोग जो जालिम 3 तलाक देते हैं 3 साल जेल में रहेंगे, तो इस औरत को जितनी भी इसकी ज़रूरियात है पूरी अच्छे तरीके से, जैसा मोदी जी, मैं मेरी बात को कोई बुरा नहीं मानना चाहिए, चाय बेचते थे बेचारे, दिल्ली में आकर के आज बड़े शहंशाहियत की तरह रहते हैं और कपड़ा रोज़ बदलते हैं दिन में 3 बार, बाल बहुत बनाते हैं, बहुत फैशन करते हैं,
इसी तरह से उस औरत को भी इतनी उसकी हाजत पूरी कर देंगे कि वो शौहर के जेल जाने के बाद भी शहंशाहियत की तरह से रहे, तो मैं तालियां बजाकर स्वागत करूं। लेकिन ये सब चीज़ें कुछ सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद ये है कि मुसलमान आज अगर महाराष्ट्र का कहूँ तो 12 से 13% मुसलमान है आबादी में और 40% जेल में है। तो अब इसकी 40 से 50% जेल में करना चाहते हैं। मुस्लिम औरतों को जो है आज और तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। कहीं से भी 3 तलाक पे कानून लाने से मुस्लिम औरतों को फ़ायदा नहीं सिवाय नुकसान के। मैं इस पे बड़ी से बड़े पढ़े लिखे विद्वानों से, मोदी के ख़ानदान के लोगों से बहस करने को तैयार हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन, ये कि मुसलमानों को हम तबाह कर रहे हैं, मुसलमानों को बर्बाद करेंगे, मुसलमान इस मुल्क में इज़्ज़त आबरू की ज़िंदगी ना गुजारने पाए, उसकी मस्जिदें बंद हो जाएं, उसको हरियाणा में अगर वो अपनी ही ज़मीन वक्फ बोर्ड की ज़मीन में पढ़ेगा तो वहाँ आ जाएंगे भगवा ब्रिगेड लेकर कि यहाँ पे जो है नारा लगाएंगे और उनको नमाज नहीं पढ़ने देंगे। तो इस तरह की चीज़ें मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी को अब आप बता दीजिए, सबसे बड़ी मिसाल ये, अगर मुसलमानों के कहीं भी से हमदर्दी होती तो यूपी की 403 सीटें हैं, एक टिकट मुसलमान को नहीं दिया, एक मिनिस्टर नहीं बनाया। और जब अखिलेश यादव जी की सरकार ने मुसलमानों को भी दूसरी धर्म के साथ इंसाफ करने की बात किया तो कहते हैं कि अखिलेश की सरकार सिर्फ कब्रिस्तान बनाती है, शमशान नहीं बनाती। अखिलेश की सरकार रमज़ान में बिजली देती है, दिवाली में नहीं देती। इस तरह की बातें करते हैं मोदी जी। तो इससे जाहिर है कि मोदी जी की सरकार बिल्कुल फेल है। और मुझे लगता है कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लोग साइलेंस हैं, लोग बोल नहीं रहे हैं कुछ। 2019 में इंशाअल्लाह मोदी जी को गुजरात भेज देंगे वापस। तो इस सिलसिले में क्या अपोजिशन पार्टियों का क्या किरदार होगा? अपोजिशन पार्टी क्या कर सकती हैं? देखिए मेजॉरिटी है इनके पास ना, ये कोई भी बिल पास कर सकते हैं। तो अपोजिशन पार्टियां वक्त इंतजार कर रही हैं कि आने दीजिए 2019, इनको वापस भेज देंगे गुजरात। नहीं, लेकिन कुछ तो इस सिलसिले में, जैसे कि 3 तलाक पर इन्होंने ऑर्डिनेंस लिया है, तो कुछ तो इस सिलसिले में अपोजिशन पार्टी। देखिए भाई साहब, मैं समझता हूँ कि आज मुसलमान अपने इश्यूज़ को लेकर अगर सड़क पर उतरता है तो पोलराइजेशन और होता है, मोदी जी और खुश होते हैं। बीजेपी चाहती है कि जितने इश्यूज़ मुसलमानों के हैं, चाहे रिजर्वेशन हो, चाहे 3 तलाक हो, चाहे जो है गाय और बैल का मामला हो, चाहे लव जिहाद का मामला हो, मज़हब तब्दील का मामला हो, इन चीज़ों पर जितना भी मुसलमान एजिटेशन करेगा, आंदोलन करेगा, उतना बीजेपी पोलराइज करेगी। मुझे लगता है कि भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस बैठी पगुराए। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इंतज़ार करो, 2019 में इनको उखाड़ फेंको। फिर 2019 के लिए अपोजिशन ने क्या लाएहमल तैयार किया है? कोशिश होती है हमारी पार्टी, जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, अखिलेश यादव जी ने कह दिया कि मेरी पार्टी छोटी हो जाए, मुझे कुर्बानी देनी पड़े, मुझे कम सीटें मिलें, मैं तैयार हूँ। मुझे इस मुल्क में फ़िरका परस्ती को ख़त्म करना है और इस मुल्क में भाईचारगी, हिंदू मुस्लिम की भाईचारगी और जो है सेकुलरिज्म इस देश में कायम रहे, इसके लिए मैं हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हूँ। समाजवादी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी का अलायंस हो जाए, ताकि उत्तर प्रदेश से जो 73 सीटें चुनकर आए थे, ये मुझे लगता है 3 सीट पर रह जाएंगे। क्या ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही चुनावी क्या रणनीति है या पूरे कौमी सतह पर इस सिलसिले में आप लोग? देखिए हम उत्तर प्रदेश में सीमित हैं, हमारी पार्टी अभी पूरे देश में बढ़ी नहीं है। ये काम कांग्रेस को करना चाहिए। समाजवादी पार्टी की जहाँ जहाँ तक पहुँच है पूरे देश में, समाजवादी पार्टी कहीं ममता बनर्जी जाके मिल रहे हैं, कहीं जाकर के तेलंगाना में और आंध्रा में मिल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भाई सब लोग इकट्ठा हो जाओ। जब बीजेपी 32 पार्टियों को लेकर के सरकार बना सकती है और सिर्फ 31% वोट लेकर के वावेला कर सकती है, तो 69% वोट वाले जो हैं अगर इकट्ठा हो जाएंगे तो बीजेपी ख़त्म हो जाएगी। समाजवादी पार्टी इसमें बहुत सीरियस है। यानी कि अगर कांग्रेस महागठबंधन जैसे की आवाज़ लगाती है कौमी सतह पर, तो समाजवादी पार्टी उसका इस्तकबाल करेगी। समाजवादी पार्टी उसका कांग्रेस की सिर्फ 21 सीटें थी यूपी में असेंबली, 21 या 26 सीटें असेंबली में थी। समाजवादी पार्टी ने बुलाया तो कांग्रेस, ये बदन में आदमी तेल लगा लेता छटक जाता है, अखिलेश जी पकड़ रहे हैं और छटक जा रहे हैं कांग्रेस वाले। लेकिन अखिलेश जी ने बोला नहीं, मैं पकड़ूंगा ज़रूर, क्योंकि मुझे सेकुलरिज्म को लाना है। आपने देखा कि कांग्रेस के ना चाहते हुए भी अखिलेश जी ने 21 सीट वाली कांग्रेस को 105 सीटें दिया। और यहाँ तक हुआ, मेरी बात शायद अखिलेश जी को बुरी लग जाए कि मैं ऐसी बातें कह रहा हूँ, या कांग्रेस को बुरी लगेगी, लेकिन सच्चाई है कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार तक नहीं थे, उनका टिकट यूपी में कोई पकड़ने को तैयार नहीं। फिर भी अखिलेश जी ने टिकट इनको 105 सीटों पे अलायंस भी किया और 10, 15, 20 जगह पे उनको उम्मीदवार भी दिया कि भाई एक साथ आ जाओ। तो समाजवादी पार्टी तो बहुत सीरियस है, कांग्रेस सीरियस नहीं है। कांग्रेस को सीरियस होना चाहिए। अखिलेश जी ने कभी नहीं कहा कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। प्रधानमंत्री बनना है राहुल गांधी जी को, तो उनको
बड़प्पन दिखाना चाहिए, उनको जाना चाहिए सबके पास और कहना चाहिए भाई हम सब सेकुलरिज्म को बचाने के लिए एक साथ आना चाहिए। अभी एनडीटीवी के प्रोग्राम में अखिलेश यादव जी ने, युवा प्रोग्राम जो एनडीटीवी का चल रहा है, उसमें अखिलेश जी यादव से जब सवाल किया गया कि आपका नेता कौन होगा अगर महागठबंधन बनता है, तो उन्होंने ये कहा कि हम बाद में तय करेंगे। तो ये महागठबंधन की रिवायत रहेगी कि पहले किसी चेहरे पर ना लड़ा जाए, बाद में इस नहीं, यही होना ही चाहिए। देखिए ऐसा है ना कि बहुत सब पार्टियां हैं, अगर आप अभी कह देंगे कि भाई हमारा नेता ये होगा, उस नेता के पास कितना वोट है, कितनी सीटें हैं, वो तो पता ही नहीं अभी तक। तो जिसके पास ज़्यादा सीटें आएंगी उसको नेता मानना चाहिए, मेरा ख्याल ये है। चाहे कोई भी पार्टी हो, गठबंधन की पार्टियां जितनी हैं उसमें जिसके पास सबसे ज़्यादा सीट हो उसको नेता मानना चाहिए। आप लगातार 2009 और 2014 से गोंडी, मानखुर्द, शिवाजी नगर से यहाँ असेंबली में नुमाइंदगी कर रहे हैं। गोंडी के आवाम का कहना है कि बहुत हद तक आपने उनके मसाइल को हल किया है, लेकिन कुछ उनकी गुजारिशात हैं, वो चाहते हैं कि अभी ये और हमारे मसाइल का हल होना बाकी है, जिसमें उनका मुतालबा है कि एक अच्छा सा हॉस्पिटल हो, इसी तरीके से बिलखुसूस ख़ास तालिबात के लिए, यानी कि लड़कियों के लिए अच्छा कॉलेज हो कि उन्हें बाहर न जाना पड़े, सफाई सुथराई का निज़ाम हो, जैसे कि ख़ास तौर से जो उमर खाड़ी मदरसा फुरकानिया के आसपास में जो गंदगी है, इस सिलसिले में आपका क्या कदम है? क्या देखिए, 3 चीज़ें हमने कहा, अस्पताल, स्कूल और सफाई। सफाई उस वक्त तक नहीं होगी जब तक लोग खुद सीरियस नहीं होंगे। नहीं, वो तो लोगों को सीरियस होना ही है। नहीं, लोग सीरियस नहीं है। मुझे अफसोस है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ सफाई के लिए, मैं 50 ट्रक लाके सब कचरा फेंक देता हूँ, फिर दूसरे दिन उतने कचरा वहाँ आ जाता है। एक तो सरकार सीरियस नहीं है क्योंकि डंपिंग ग्राउंड यहीं पे है, पूरे मुंबई कचरा यहाँ आता है। कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, अगर कुछ किसी को करना है तो पहले अपने जेब से निकालो। मैं बार बार कह रहा हूँ, सफाई आधा ईमान है। ये मुसलमानों का माइनॉरिटी डोमिनेटिंग एरिया है, ये डोमिनेटिंग एरिया। अगर सब लोग इस पर सीरियस हो जाएं, लोग कचरा देते हैं लड़के बच्चे के हाथ में, बच्चा देखता उधर, कचरा फेंकता उधर है। सरकार की तरफ से तो लापरवाही माइनॉरिटी इलाके में है ही है, लेकिन क्या हम उस पर छोड़ देंगे? नहीं, हम उन सरकार की लापरवाही के बावजूद हमें अपना इलाका बनाना है। तो हमारी कोशिश पूरी हो रही है कि यहाँ सफाई पूरी हो जाए, और बहुत हद तक काम हो चुका है। लेकिन ये एरिया स्लम है, बहुत ख़राब एरिया है, जितना सफाई करते हो उतनी गंदगी निकल रही है। तो इसमें हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। हर रोज़ हमारे कार्यकर्ता एक एक वार्ड में खड़े होकर के 50 लड़के सफाई करते हैं। दूसरा रहेगा अस्पताल, 7 माले का अस्पताल, यही अब जहाँ से आए हैं आप, इसी रोड के ऊपर 7 माले अस्पताल बन रहा है, प्लिंथ ऊपर आ चुकी है, 7 माले हॉस्पिटल बन जाएगा। चलिए, खुशाइंद खबर है। दूसरा शताब्दी हॉस्पिटल बगल में है। समाजवादी पार्टी के लीडर ने हाउस के अंदर, मैंने असेंबली में बार बार मांग किया कि उससे मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, और मेडिकल कॉलेज भी पास हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो मेडिकल कॉलेज इंशाल्लाह बहुत जल्द होगा। जहाँ तक मैं अपने MLA फंड से मैंने एक डिस्पेंसरी बनाया जिसमें 500 आदमियों को रोज़ दवा देता हूँ फ्री। मैंने 2 बसें रखी हुई है जो जाती है गरीबों को दवा बांटती है। एक्सरे, सोनोग्राफी, पैथोलॉजी, 10 बेड, ये सारा काम वहाँ हम लोग कर रहे हैं। स्कूल का मामला जहाँ तक रहा है, मैं MLA हूँ, MLA फंड से स्कूल नहीं बन सकता जब तक सरकार कोई जगह नहीं हमको दे देती। यहाँ पे MLA फंड जो आप कोशिश कर सकते हैं, आप ये आवाज़ उठा सकते हैं। आवाज़ तो इतनी उठाया कि कान फट गया सरकार का। देखिए, मेरे एरिया में समझे 100 करोड़ का काम की ज़रूरत है, सरकार मुझे 20 करोड़ देगी तो कितना काम बाकी रहेगा? 80 करोड़ का। अब आप जो 20 करोड़ आया है, उस 20 करोड़ का मुझसे हिसाब लीजिए आप कि अबू आसिम तुम्हारे MLA के टेन्योर में इतना पैसा आया, अगर उसमें 1 रुपया भी कमीशन में गया हो, 1 रुपया भी चोरी में गया हो, तो मैं उसके लिए जिम्मेदार। लेकिन मुझे अगर आप कहोगे 100 करोड़ काम क्यों नहीं पूरा किया आप वो काम दिखाओगे जिसके लिए फंड ही मुझे नहीं मिला, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, लेकिन बहरहाल क्या था, आवाम ने आपको चुनकर वहाँ भेजा है, तो उम्मीद तो आवाम आप ही से लगाएगी। नहीं तो आप ही की तरफ तो किसी को चुन के भेजेगी, मुझसे कभी काम करेगा वो, ये पक्की बात है। मैं सियासत इबादत की तरह करता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि सियासत में लोगों के आंसू पोंछूं, न कि पैसे कमाऊँ। मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा कारोबार है, धंधा है, मैं पैसे वहाँ से लाता हूँ यहाँ, और यहाँ से नहीं ले जाता, वहाँ से लाता हूँ और यहाँ खर्च करता हूँ। नहीं, बहरहाल आपकी अपनी एक शनाख्त है, मिली शनाख्त है, समाजी शनाख्त है, और सियासत तो बाद में है। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। बसीरत ऑनलाइन को कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।